So thank you for your support guys. I am really overwhelmed by your support. So इसलिए हम सेकंड पार्ट भी लेके आए हैं इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम 61 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 60th क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आता रहता है। आपको एक तो डिफरेंट इनका ऑर्डर पता होना चाहिए था। अब आपको जैसे पता है कि यूवी रेस की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली होती है। उसकी वजह से कई बार यूवी रेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि यूवी रेस की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो स्किन डिजीजेज कई बार लोगों को हो जाती है, स्किन जल जाती है। फिर जो विजिबल रेज होती है उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम रहती है, वो हमें हार्म नहीं कर पाती है। इंफ्रारेड रेस तो हमें दिखती भी नहीं है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी यूवी रेस की थी। एनर्जी सबसे ज़्यादा थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रही होगी। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रही होगी तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम रही होगी। तो जिसकी वेवलेंथ यूवी रेस की सबसे कम होगी, उसके बाद विजिबल रेस की होगी, उसके बाद इंफ्रारेड रेस की रही होगी। तो सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड की वेवलेंथ, फिर विजिबल, फिर यूवी। तो बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये आपको पता होना चाहिए था। लीस्ट मास का क्वेश्चन है। अगेन ये मेरे हिसाब से थोड़ा डाउटफुल सा क्वेश्चन है। सबसे लीस्ट मास मेरे हिसाब से सैटर्न का था, पर इसमें सैटर्न ऑप्शन नहीं था, तो मेरे हिसाब से मरकरी होना चाहिए था। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जुपिटर का सबसे ज़्यादा मास होता है यहाँ पे, एक जो आप इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज कर सकते हैं अगले एग्जाम्स के लिए। स्टार इज नियरेस्ट टू द घिसा पिटा क्वेश्चन आता रहता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी बहुत बार। नथिंग मच टू टेल अबाउट इट। बाकी मेरे हिसाब से आपको नहीं स्टार्स के बारे में स्टडी करना चाहिए, उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। ये भी बहुत बार स्टॉक क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में आता है कि। तो इसका सिंपल आंसर क्या है? बेसिकली आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए था। वॉल्यूम का और वेट का क्या रिलेशन रहता है, बॉयंट फोर्स क्या होती है, बेसिक ये कॉन्सेप्ट थे जो यूज हो रहे थे। लेकिन क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है जनरली। तो क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है सिल्वर की, तो उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए था, तभी वो इक्वल वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहे होंगे। तो दिस वुड बी द आंसर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। देखिए उसने ट्रैप बहुत अच्छे सेट किया था। हेक्सामिथाइल डायमीन जो होता है बेसिकली ये नाइलॉन 66 जो होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाइलॉन नाम कैसे आया हुआ है। न्यूयॉर्क प्लस लंदन, न्यूयॉर्क प्लस लंदन, इसके दोनों के मिलने से ये वर्ड बना है। तो सिंथेटिक पॉलीमर, वन ऑफ द फर्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स जो बने थे उसमें से नाइलॉन था। सो उसका जो वो होता था नाइलॉन 66 का 6,6 है, जहाँ पे एक ही 6 है, 6,6 था। उसका जो था हेक्सामिथाइल डायमीन था। लेकिन नाइलॉन 6 का क्या है? नाइलॉन 6 का कैप्रोलैक्टम है। ये ऐसा एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे इसमें लगा रहता है, बेंजीन जैसा रिजेंबल करता है, पर उतने डिटेल में नहीं जाना था हमें यहाँ पे सिर्फ कैप्रोलैक्टम मानना था। अगर आपको थोड़ी अच्छी एडवांस केमिस्ट्री आती थी तो आपको ये नहीं भी पता होता तो आप कर सकते थे बाय एलिमिनेटिंग। देखिए सब में दो ऑप्शन दिए हैं। दो ऑप्शन क्यों दिए हैं? क्योंकि वो 6,6 उसमें दो सब्सटेंस आके मिल लेते होंगे, दो डिफरेंट लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर होंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ रिंग रिपीट हो रही है। पॉलीमर मतलब क्या होता है? एक मोनोमर होगा, वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो और सब में दो मोनोमर्स होंगे, वो आपस में ऐसे मिलोगे, फिर एक नया मोनोमर का स्ट्रक्चर बना होगा, फिर रिपीट हो रहा होगा। सो बाई दिस लॉजिक यू कुड ऑल्सो वर्क, बट ये चीज़ अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। सो आई गेस ये वाला पेज भी हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। ये भी केमिस्ट्री है पूरी। केमिस्ट्री का देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या, एक एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि NH3 या HCN देख लेते हैं। HCN लीनियर होता है क्या? तो C का 4 हाँ HCN लीनियर होता है। तो C का 4 दो ऑप्शंस में है, B और D में से। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? NH3 हम जानते हैं कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल या ट्राइगोनल सॉरी, आई एम हैविंग अ रियली बैड थ्रोट, सॉरी गाइस। तो CH3 हमने कौन सा देखे? HCN लीनियर होता है। CH3 अब सीधे टेट्राहेड्रल दिख रहा है, तो A का 2 देख लेते हैं, C का 4 देख लेते हैं, तो B हो गया। बाकी भी आप देख सकते हैं। NH3 आपको पता होगा ट्राइगोनल प्लेन होता है। आप इनका हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल के वैसे भी कर सकते थे वेस्पर थ्योरी से, तो इट वाज नॉट अ बिग डील। और ये है लेसेंजेस टेस्ट वाला। लेसेंजेस टेस्ट आपको पता होगा किस लिए यूज़ होता था? या तो ये जो हैलाइड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए होता है, या नाइट्रोजन सल्फर इनके लिए होता है। तो हैलाइड्स भी सारे हैं, सल्फर भी है, पर आपको एक एक्सेप्शन भी इसका याद होगा कि फ्लोरीन इसका एक्सेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो सोडियम के साथ सॉल्ट मिला के वाटर में डिजोल्व हो जाता है। सो ये आपको पता होना चाहिए था। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, अगर नहीं भी पता होता तो यू आर नॉट एट एनी डिसएडवांटेज आई ऑन दिस। ग्रुप आइसोमेरिज्म का भी बेसिक आपको मतलब पता होना चाहिए था। एल्काइल हैलाइड्स है इसका आंसर। अगेन बहुत ऐसे कोर केमिस्ट्री के क्वेश्चन है।
वेरी स्मॉल इंसॉल्युबल पार्टिकल इन लिक्विड, ये भी डिकेंटेशन इज द प्रोसेस। डिकेंटेशन मतलब होता है जैसे आपने एक बाउल लिया, उस बाउल में पानी और रेत मिली हुई थी, तो रेत थोड़े टाइम बाद सेटल हो जाएगी, फिर आप पानी को अलग कर लें। सिर्फ नाम बड़ा है, नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात है इसका भी। इसमें फिशर पॉर्चुगीज इज इट्स मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन गलत हो जाएगा। टफ वन आई कैन से, अगर आपने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ा है तो। सो दिस इज दिस। अगले पे आ जाते हैं। यूएन के बारे में क्वेश्चन था। देखिए, टू एक्सटेंड सपोर्ट टू अ लूजिंग स्टेट इन अ वॉर, ये तो मतलब देखते ही हमें इंट्यूटिवली गलत लग रहा है। क्यों? फिर तो यूएन हर एक वॉर में इंटरफेयर करने लग जाएगा, जहाँ भी उसका जैसे कोई देश हार रहा होगा तो वो हर वॉर में इंटरफेयर करने लग जाएगा। तो 3 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये 3 ऑप्शन सीधे ही कट गए, तो डी वुड बी द आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से देश में है, कौन सा उसका क्योटो 1 कब से कब तक था, क्योटो 2 कब से कब तक था, कार्बन ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है, दीज थिंग्स यू शुड नो। तो ग्रीन हाउस कमीशन इज द आंसर। एग्रीकल्चरल सब्सिडी से रिलेटेड कौन सा इशू चल रहा है? एग्रीकल्चरल सब्सिडी से रिलेटेड जो इशू है दैट इज WTO के जो दोहा एजेंडा चल रहा है उससे। न्यूक्लियर आर्ममेंट से रिलेटेड कौन से? न्यूक्लियर आर्ममेंट से रिलेटेड है आपके NPT, CTBT, और एक नई ट्रीटी अभी न्यूज़ में आई थी FMCT। ये डिफरेंट ट्रीटीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक और अभी जो ट्रंप ने जिस ट्रीटी से खुद को रिसेंट किया है उस ट्रीटी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर रेंज वाली जो ट्रीटी है। बीजिंग डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन है, तो विमेन से रिलेटेड था बीजिंग डिक्लेरेशन 1995। हिलरी क्लिंटन ने एक मेजर रोल प्ले किया था। बेसिक बीजिंग डिक्लेरेशन में क्या स्टेटमेंट था कि डेवलपमेंट ऑफ विमेन से डेवलपमेंट फॉर विमेन, डेवलपमेंट बाय विमेन, मतलब विमेन के को एक सेकेंडरी सब्जेक्ट ऑफ जस्टिस से लेके उसको आप विमेन एम्पावरमेंट, विमेन को डायरेक्टली एम्पावर करें, उस चीज़ पे ज़्यादा उसका डील था। साउथ चाइना सी वाला डिस्प्यूट है, अगेन मेरे ख्याल से ज़्यादा काफ़ी बहुत ही वेग क्वेश्चन सेटअप किया गया था, तो इसमें मेरे ख्याल से उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की क्वेश्चन बनाने। देखिए, चाइना तो होना ही चाहिए, तो आप इसे एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तब भी आप फंसेंगे। दूसरा, वियतनाम भी होना चाहिए, तो आपके 2 ऑप्शन बच जाते हैं 1 2 3 और 3। तो मलेशिया की बात है, मलेशिया भी देखिए पैसिवली तो इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, पर एक्टिव में जो साउथ चाइना सी न्यूज़ में रहता है मेनली, वो मलेशिया को उसमें एज अ मेजर प्लेयर नहीं माना जाता, फिलीपींस को मानाता है। तो आई थिंक UPSC वुड हैव गॉन विथ बी। बट एक तरीके से देखें तो चारों ही इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इंडोनेशिया का भी ऐसा पैसिव क्लेम है उस रीजन पे। तो आई थिंक UPSC की जो आंसर की आएगी उसमें बी रहेगा आंसर, बट क्वेश्चन वेग था, मेरे ख्याल से चारों ही हो सकते थे। गुजराल डॉक्ट्रिन पे क्वेश्चन है। गुजराल डॉक्ट्रिन पता होनी चाहिए आपकी क्या थी कि इंडिया इसमें अपने जो नेबरिंग देश है उनके साथ ट्रस्ट बनाएगा, उनको यूनिलेटरली हेल्प करेगा, भले ही वो हमें कुछ चीज़ ना दे रहे हो लेकिन हम उनको फिर भी सपोर्ट करेंगे। तो दिस वाज द गुजराल डॉक्ट्रिन, इंडिया के नेबरिंग रिलेशन, नेबरिंग स्टेट से रिलेशन अच्छे करने के लिए। सो आई होप सारे क्वेश्चन हो गए थे ये वाले पेज के। यस, ऑल द क्वेश्चन डन। ये आया हुआ है एडम स्मिथ के कैनन्स। कैनन्स का मतलब होता है एक तरीके से रूल्स या बहुत ही जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो वो फॉलो करने चाहिए। तो उसमें कौन से हैं? कैनन्स ऑफ इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब होता है कि अगर एक किसान है वो साल का 10 लाख रुपए कमाता है सपोज, और एक IT कंपनी में बेंगलोर में बैठा कोई एम्प्लॉय है वो भी 10 लाख कमाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसान को टैक्स माफ़ कर दे रहे हो लेकिन उस IT वाले लड़के का जो अभी अभी पास आउट हुआ है जिसने एजुकेशन लोन दिया उसको आप टैक्स कर रहे हो हाई रेट पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कैनन ऑफ सर्टेनिटी क्या कहता है कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। क्यों एम्बिग्विटी होगी? तो उसकी वजह से लोग टैक्स इवेड कर देते हैं, कि लोगों को क्लियर कट पता होना चाहिए हमें इतना टैक्स देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ना हो कि कितना अमाउंट टैक्स देना है। तो कैनन ऑफ सर्टेनिटी है थी। कन्वीनियंस क्या कहती है? कन्वीनियंस कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत सारे रूल्स को मतलब फॉलो करना पड़े, पेपर जमा करने पड़े, उसकी फोटोकॉपी अटेस्ट करा के जमा करनी पड़े, आधार कार्ड जमा करना पड़े उसके साथ, ऐसा नहीं। सिंपल ऑनलाइन का है, सिंगल। तो इंडिया ने आपको ये भी पता होना चाहिए कि सहज फॉर्म क्या है, सिंगल पेज IT रिटर्न्स की क्या बात चल रही है, यू शुड ऑल्सो नो दिस। इसके अलावा क्या है? कैनन ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, नहीं ऐसा कोई नहीं है। इसके अलावा एक जो कैनन और फेमस है वो है कैनन ऑफ इकोनॉमी। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल बना दो तो 86% ऑफ इंडियाज फार्मर तो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, तो
वो तो टैक्स ही नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो टैक्स कलेक्शन और असेसमेंट के लिए आपको बहुत सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना आप गेन नहीं करोगे उससे ज़्यादा आपको सैलरी में देना पड़ेगा। सो कैनन ऑफ फाइनेंशियल एडिक्वेसी क्या कहती है कि आपको कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या कहती है, वो कहती है कि आपको उसी चीज़ को टैक्स करना चाहिए जहाँ से आपका रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा हो। सिंपल बेसिक चीज़ थी। फाइनेंशियल एडिक्वेसी जैसी कोई कैनन्स हम नहीं अक्रॉस आए ऐसे टर्म के। इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इसका और क्या नाम है? 123 एग्रीमेंट, हाइडे एक्ट, डिफरेंट नाम है इसके, आपको डिफरेंट नाम भी बताने चाहिए और वाई द डिफरेंट नेम्स हैव बीन गिवन टू डिफरेंट दिस टर्म। इंडिया डिड नॉट हैव राइट टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक फ्यूल विद हेल्प अदर कंट्री, तो सीधे ही गलत देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि और देशों के साथ भी इंडिया एग्रीमेंट कर रहा है। कनाडा के साथ किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हुआ है और मंगोलिया के साथ किया हुआ है, ऐसे डिफरेंट देश के। इंडिया शुड नॉट टेस्ट अ न्यूक्लियर डिवाइस, ये भी गलत है। इंडिया कभी अपनी न्यूक्लियर सोवरेनिटी को नहीं देगा। ऑल्दो इंडिया ने अपनी तरफ से ही ये मोरेटोरियम घोषित किया है कि हम नहीं करेंगे न्यूक्लियर टेस्टिंग, बट ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। यूएस विल इम्पीड ग्रोथ इंडियन न्यूक्लियर वेपन, नहीं, ये तो सिविलियन न्यूक्लियर डी थी, मिलिट्री से तो कोई रिलेशन ही नहीं था। तो तीनों कट गए, ए बचा। तो आपका ये इस तरीके से बन सकते थे। ये इंपॉर्टेंट है इस बार इसलिए, क्यों? क्योंकि इस साल इसके 10 साल पूरे हुए हैं, पिछले साल। अरब साइंटिस्ट, हाँ ये भी क्वेश्चन है। अरब साइंटिस्ट, देखिए एल्गोरिदम का बेसिक मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज वुड आई क्वालिफाई CDS, अगर आंसर आता है यस, देन शुड आई प्रिपेयर फॉर SSB, यस और नो। तो इस तरीके से मतलब आप एक मेथडोलॉजिकल वे में अगर सोच रहे हैं तो दिस इज नोन एज एल्गोरिदम, यस नो वाली फॉर्म में। तो ये होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का वर्ड का ही डेरिवेशन हुआ है एल्जेब्रा से। एल्जेब्रा जो नंबर इनसे जो डील करता है नंबर से वाली। तो ये सब एक साइंटिस्ट था अल ख्वारिज़मी, अरेबिया का, उसके नाम से डिराइव हुए हैं दोनों सब्जेक्ट एक्चुअली। तो इसलिए अल ख्वारिज़मी वुड बी द पर्सन, उसके नाम से एल्गोरिदम, एल्जेब्रा, ये सब डिराइव हुए वर्ड। इब्न सीना या एविसेना कौन था? एविसेना वॉज मेडिसन का एक बहुत बड़ा जानकार था। लैटिन में इसे एविसेना कहते हैं, ये भी अरब का ही था। तो इसने मेडिसन पे बहुत ज़्यादा काम किया था, मतलब दवाई, मेडिसन, सर्जरी, इस फील्ड में इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। जो इब्न रशीद है और इब्न हेतम जो है, इब्न हेतम ने वर्क किया था, ऑप्टिशियन था बेसिकली। ऑप्टिशियन मतलब ये जो लेंसेज और इससे रिलेटेड जिसने रिसर्च किया है वो इब्न, फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी बोलते हैं शायद इसे। इब्न रशीद जो है, सॉरी इब्न हेतम की बात करती है। इब्न रशीद फिलोसोफर था बेसिकली एक। और इसके अलावा क्या है? अगेन इट वॉज अ टफ वन, अगर पता था तो पता था, पर अब आपको बाकियों के बारे में भी पता होना चाहिए। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अगर आपने संविधान एक राज्यसभा टीवी की वीडियो सीरीज है तो यू वुड हैव नोन अबाउट दिस पर्सन, पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी, यू कुड हैव डायरेक्टली सॉल्व। देखिए, ही फेवर्ड अ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। जब ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर है तो ऐसा तो कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो 4 हट गया, C और D सीधे हट गए। अब ही बिलीव्ड इन द डोमिनेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी, नहीं, ये भी कोई नहीं कहेगा, सब कोई चाहता था, क्योंकि ये खुद भी एक लॉयर था, तो ऐसा तो कभी नहीं चाहेगा। और एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल भी कोई ये नहीं चाहेगा कि एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रांग हो ओवर जुडिशरी, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो ए वुड बी द आंसर। एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, यू शुड हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। नेब्रास्का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो ए इज़ द आंसर। मिजोरी कॉम्प्रोमाइज़ बेसिकली क्या था कि जैसे यूएस ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट की तरफ को एक्सपेंड कर रहा था, तो वो ऑल्टरनेटिवली जो स्टेट्स कर रहा था उसमें से एक स्टेट होनी थी जो स्लेवरी एक्सेप्ट करेगी, दूसरी वो होगी जो स्लेवरी को एबॉलिश करेगी। तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली चल रहा था मिजोरी कॉम्प्रोमाइज़ में। ये मिजोरी कॉम्प्रोमाइज़ नेब्रास्का एक्ट से एंड कर दिया गया। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। इसके अलावा अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पे क्वेश्चन आया है, आपको तो पहले इसका आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आपको इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आर्टिकल नंबर पता है तो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आर्टिकल नंबर पता हो। तो इसके अलावा पार्लियामेंट मेक बाय कंस्टिट्यूट बोथ एट सेंटर एंड स्टेट, यस सही है। लुक इनटू डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट कंडीशन, पॉइंटेड यस। ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कैन, नो 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 नो। देखिए कैसे कर सकता है एक्सक्लूड, जुडिशियल स्क्रूटनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर पार्लियामेंट ने वैसे एक बार एक अटेम्प्ट किया भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था एल चंद्र कुमार केस, तो उसके बाद ये चीज़ नलीफाई कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे जुरिस्डिक्शन ख़त्म नहीं कर सकते।
अगर आपने लूसेंट पढ़ी है तो शायद उसमें भी ये चीज़ दी है, वरना तो लक्ष्मीकांत में तो दी ही है। सो दिस वाज दिस। इसके बाद क्या था, फूड इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन है। मॉडरेट, हाँ, जो आरबीआई की नई मॉनेटरी जो नया फ्रेमवर्क आया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाला, उसमें क्या 4% ±2 का बैंड है, तो उसके अंदर ही मेंटेन रहा गया, मॉडरेट रहा है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन, यस, इससे पहले वाले ईयर में बहुत ज़्यादा था, उसके कंपैरिजन में इस साल जो इन्फ्लेशन में डाउनफॉल हुआ है वो बहुत ज़्यादा था इन सालों में। तो बोथ 1 और 2 वुड बी द करेक्ट। लॉजिक से भी मार सकते थे यू एग्जैक्ट डेटा की, मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं थी आपको याद रखने की। और ये है मे वेल सेल फ्रॉम नॉट बी आइडेंटिकल प्रोडक्ट। अच्छा, मेरे हिसाब से ये मोनोपोल, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स CDS के एग्ज़ाम में बहुत आ रही है, तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है अगर आप चाहते हैं मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी आपको डिटेल में इसके कुछ टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आई वुड थिंक अबाउट दिस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि डिफरेंट फर्म्स हैं और वो सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर रही है मार्केट में। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन। मतलब जैसे आप गए मार्केट में तो एक KFC, सपोज पिज़्ज़ा हट है, पिज़्ज़ा हट भी पिज़्ज़ा ऑफर कर रहा है और डोमिनोज भी पिज़्ज़ा ऑफर कर रहा है, पर दोनों भले ही जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो सिमिलर हैं पर आइडेंटिकल नहीं है। तो इसलिए दोनों का मार्केट में थोड़ा बहुत अपना अपना, मोनोपोली का बेसिक मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब होता है कि आप अकेले सेलर हैं पूरी मार्केट में और बहुत सारे बायर्स हैं, तो आप रैंडमली प्राइस फिक्स कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाता है कि बायर्स तो मार्केट में, सेलर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, पर वो जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा और डोमिनोज का पिज़्ज़ा, सो दैट इज दिस। इम्परफेक्ट कंपटीशन के और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ऑलिगोपोली का मतलब होता है नंबर ऑफ सेलर्स फ्यू हैं, तो वो आपस में गुड बना के कई बार प्राइजेस को कार्टेल के थ्रू मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा जो ऑयल प्राइस होती थी वो एक समय ओपेक कार्टेल की बात की जाती थी। सो दैट इज दैट। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब रहता है कि नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा हो और फ्री एंट्री एग्जिट हो मार्केट में, दिस डिफरेंट रूल्स। जॉन मेनार्ड कीन्स का क्वेश्चन था कि तो कीनार्ड इफेक्टिव डिमांड को मानता है एम्प्लॉयमेंट का बेसिक। वो कहता था कि जैसे जैसे इकोनॉमी में डिमांड अच्छी होगी तो कंपनीज प्रोडक्ट क्रिएट करेंगी, तो वो जॉब्स देंगे लोगों को, फिर जॉब से लोगों के हाथों में पैसा आएगा, फिर उससे वो दोबारा डिमांड को, तो एक तरीके एक वर्चुअस साइकिल बन जाएगी। सो दिस वाज मेनार्ड कीन्स एम्प्लॉयमेंट को लेके इफेक्टिव डिमांड वाला। ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा डाउटफुल है। मेरे हिसाब से लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस होना चाहिए, लेकिन कई जगहों पे रिलेटिव इनकम भी दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसलिए होना चाहिए क्योंकि एज पे उसने काफ़ी फोकस किया हुआ है आंसर में। रिलेटिव साइकिल हाइपोथेसिस बेसिकली इज व्हेन द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, तो उसकी वजह से डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में पीपल प्रोड्यूस डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस, एंड इफ द रेट्स आर हाई there would be more investment than saving, and when the economy is on a grim path the amount of saving would be less. So I think C would be the answer. Then ये सब हाँ, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, कल्चरल एरोगेंस ऑफ पोस्ट एनलाइटनमेंट यूरोप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडिया ऑफ अ होमोजेनाइज्ड हिंदुइज्म। सो आई थिंक आशीष नंदी इज द आंसर, बट इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। वाई? बिकॉज अगर आपने आशीष नंदी के टेक्स्ट नहीं पढ़े हैं, या आप कभी, वैसे तो बहुत फ्रिक्वेंटली वो न्यूज़पेपर्स में लिखते रहते हैं, तो यू माइट हैव रेड अबाउट हिम, बट उनकी ऐसी कई सारी थ्योरीज हैं। जैसे उनका एक स्टेटमेंट है कि क्रिकेट वॉज एन इंडियन गेम एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश, तो इस तरह की काफ़ी क्विर्की लाइन्स वो लिखते हैं। सिमिलरली साइको एनालिसिस पे उनका बहुत सारा काम है। इस स्टेटमेंट का बेसिक मतलब है कि जैसे वेस्ट जब इंडिया में आया तो उनका एक अब्राहमिक फॉर्म ऑफ रिलीजन था, जिसमें वो मानते थे एक पर्टिकुलर रिलीजियस बुक होती है और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉज होते हैं जो हर एक पर्सन उस रिलीजन का फॉलो करता है। मतलब एक वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन था। जैसे इस्लाम में जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उसके, ऐसे क्रिश्चियनिटी के जो 10 कमांडमेंट्स है, उन्हें लगा हिंदुइज्म में भी ऐसा एक कोई रिलीजियस कोर बुक होगी और उसके अराउंड कुछ पर्टिकुलर रूल्स होंगे, उसके बेसिस पे हिंदुइज्म ऑल ओवर इंडिया सेम फॉर्म होगी। पर ऐसा था नहीं एक्चुअली। हिंदुइज्म तो बहुत फ्लूइड था, डिफरेंट एरियाज में उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस थी। कहीं पे वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म, डिफरेंट गॉड्स की वर्शिप। तो वेस्ट में क्योंकि उनके यहाँ ऐसा सिस्टम था, तो उन्हें लगा इंडिया में भी ऐसा होगा, तो इसलिए मनुस्मृति को कई बार बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि हिंदू मनुस्मृति स्मृति का क्रिटिसिज्म हिंदुइज्म का क्रिटिसिज्म मान लिया जाता है। तो वो यही सेम बायस शो करता है कि हिंदुइज्म जो है वो मनुस्मृति के लॉज को ऑल ओवर इंडिया फॉलो करता था, पर ऐसा था नहीं। कई जगह पे मिताक्षर स्कूल फॉलो किया जाता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब ये था।
रजनी कोठारी एंड टी.के. उमेन, तो ये तो बेसिकली रजनी कोठारी ने पॉलिटिक्स के फील्ड में ज़्यादा काम किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस के में। कास्ट का क्या रोल होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उस पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। टी.के. उमेन ने भी ऐसे कास्ट वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। सो दिस इज़ आई थिंक इट वाज अ टफ वन। मतलब अगर आपने नहीं आशीष नंदिया इस तरीके के लोगों के नाम से आप फेमिलियर नहीं है तो इट वाज अ टफ वन। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे क्वेश्चन था, जो MLCs होते हैं, तो आपको बेसिक इसका इलेक्शन कैसे होता है, पहले तो आर्टिकल नंबर ही पता होना चाहिए था आपको, क्योंकि वो भी कभी आ सकता है। तो ऐसा इलेक्शन होता है, देखिए उसमें जितने भी मेंबर होते हैं 1/3 होने चाहिए, ये तो सही बात है। उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। MLAs के बनाता कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही बनवाती है उसे। कहाँ कहाँ है, तो बिहार में है, तेलंगाना में, इसके अलावा और कहाँ कहाँ है आपको पता होना चाहिए था। जम्मू में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, उसके अलावा कहाँ कहाँ है, आंध्रा में भी है, तेलंगाना में भी है। तो ऐसे डिफरेंट स्टेट्स में भी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ है। अब कैसे इलेक्ट होती हैं, 1/3 जो है और 1/3 कहाँ है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं तो इस तरीके से याद करता हूँ। 1/3 कहाँ से आ रहे हैं, 1/3 आ रहे हैं MLAs जो हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं। 1/3 जो है वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं वो इलेक्ट कर रही हैं। बाकी 1/3 कहाँ से आ रहे हैं, जो 1/3 है उनमें से 1/6 जो है वो गवर्नर नॉमिनेट कर रहा है, और बाकी जो 1/6 है उसमें से जो 1/12 हैं वो जो ग्रेजुएट्स हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं, और बाकी जो 1/12 हैं वो कौन कर रहा है, जो वहाँ के टीचर्स हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते थे। दिस इज़ एन एफिशिएंट वे ऑफ रिमेंबरिंग कि कहाँ से कितना इलेक्ट हो रहा है। तो सी वुड बी द रॉन्ग ऑप्शन आई गेस। क्यों, क्योंकि 1/12 नहीं 1/3 था यहाँ पे। तो सो आप इस तरीके से कर सकते थे। सब प्राइम क्राइसिस, ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाले ने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि एक्चुअली एक तरीके से सारे टर्म इनडायरेक्टली तो लिंक्ड ही थे इससे। बस इकोनॉमिक रिसेशन ऐसा है कि डायरेक्टली लिंक्ड आप समझ सकते हैं। तो अगर ऊपर ऊपर सुपरफिशियली आंसर मानना हो तो इकोनॉमिक रिसेशन होगा। बट क्या था बेसिकली सब प्राइम क्राइसिस की, जो लैंडिंग हुई थी यूएस में 2008 के करीब, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को जिसने लीड किया, उसमें कई ऐसे एसेट्स को लोगों को लोन दे दिया गया था जो लोन लेने की जिनकी मतलब रिटर्न करने के उनके चांसेस कम थे। तो सबको इजीली मनी प्रोवाइड कर दिया गया, उसकी वजह से इकॉनमी में वो लोग लोन रिटर्न नहीं कर पाए, उसकी वजह से इकॉनमी में कोलैप्स हो गया। NPS की काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं। सो दैट वाज दिस। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का था, जिसका आपको तो पहले बेसिक प्रोविजन पता होनी चाहिए। और डोमिनियन का बेसिक मतलब क्या होता है, तो इंडिया वाज अ डोमिनियन, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी वॉज सही। गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। पाकिस्तान के कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए। डोमिनियन का बेसिक मतलब भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉडिफाई किया था। आर्टिकल 395 भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या था इसके प्रोविजन। और पंचायत को लेके क्वेश्चन है पार्ट 9 में, ये भी मेरे हिसाब से एकदम क्लियर क्वेश्चन नहीं है। ऑल्दो मुझे लगता है कि एग्जामिनर के माइंड में ए ऑप्शन वुड हैव बीन देयर, बट ये भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि वीमेन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर कम्प्लीटली उसको छूट दी गई है कि वो चेयरपर्सन की पोस्ट रिजर्व करे या नहीं। क्यों, क्योंकि वो उसमें आर्टिकल में लिखा गया है कि जो 33% चेयरपर्सन की पोस्ट है एटलीस्ट वो तो वीमेन के लिए रिजर्व ही करनी है। कौन सी सीट रिजर्व करनी है बस वो ये चीज़ नहीं बताता क्वेश्चन है। सो आई थिंक बी को भी पॉसिबिलिटी, पर मेरे हिसाब से एग्जामिनर वुड हैव गॉन विथ ए। देखिए इस तरीके के जो डाउटफुल क्वेश्चन आते हैं उसमें एग्जाम में जो भी आपको दिमाग में है वो मार्क कर देना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नलीफाई होता है तो भी आपको फिर स्कोर तो मिलेगा ही। इसके अलावा ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपको पता होना चाहिए। सप्लाई कर्व क्या होता है, बेसिकली प्राइस और क्वांटिटी है। तो अगर एक फिक्स्ड क्वांटिटी है उसका प्राइस चाहे कितना भी चेंज होता रहे, क्वांटिटी अगर वो एक ही है तो फिर प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आई थिंक वर्टिकल वुड बी द आंसर। फिर ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट पीटर द ग्रेट का है। बेसिकली यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि महान मैकेंडर डिबेट क्या है इंडियन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में। तो महान मैकेंडर डिबेट क्या है, बेसिकली इनमें से एक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इंडिया को लैंड पावर बनने में फोकस करना चाहिए, दूसरा कहता है इंडिया को सी पावर बनने में फोकस करना चाहिए। जो पीटर द ग्रेट था उसका बेसिकली सी पावर की तरफ को रुझान था। वो कहता था कि जो भी देश इंडियन ओशियन वाला रीजन इंडिया को जो कंट्रोल करता है वो वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। और इंडिया को ब्रिटेन इसलिए कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि उस पर बेटर नेवी है, मोर एफिशिएंट नेवी है, इसलिए वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक तरीके से कई बार जो नेवी
पे ज़्यादा फोकस करने की बात करते हैं इंडियन स्ट्रेटेजिक अफेयर में, वो स्टेटमेंट में साथ लेते हैं। तो अगर आपने कभी डी उदय भास्कर और इन लोगों को पढ़ा हो तो दे ऑफन कोट दिस पीटर द ग्रेट का स्टेटमेंट। अब बॉम्बे सेक्रेटरीट अगेन मेरे हिसाब से तो बहुत टफ क्वेश्चन था, नहीं बनना चाहिए था, बन सकता था मुझसे, तो आई वुड हैव लेफ्ट। पर इसको एक तरीका था, अगेन वो आप एग्जाम में सोच पाते तो दैट इज़ योर स्किल, बट आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू थिंक अबाउट दैट। तो इसका आंसर सेंट क्लेयर विल्किंस है। एक पॉसिबिलिटी थी कि आप ये सोचें नुसरे ये टाटा जो है ये आर्किटेक्ट तो नहीं होंगे, डिज़ाइनर तो नहीं होंगे, प्लस 1870s है तो इंडियन चांसेस कम है कि उस समय आर्किटेक्चर की पोजीशन में सेक्रेटेरिएट जैसी चीज़ डिज़ाइन करने के लिए उनको ब्रिटिशर्स अलाउ करें। सो काउजी जहांगीर ऐसा पर्सन भी पॉसिबल नहीं है, कोई पारसी। पुरुषोत्तम ठाकुरदास को हम जानते हैं पॉलिटिशियन थे, तो ये भी चांसेस कम है। तो एच सेंट क्लेयर विल्किंस वुड हैव बीन द आंसर, बट अगेन आई थिंक इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ह्यूमनली, तो थिंक अबाउट दिस। यूरोपियन ट्रैवलर का क्वेश्चन है, हिंदू वीमेन कैन गो एनीवेयर, ये भी अगेन इट वाज टफ वन। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्रांसिस बर्नियर, अब इनके नाम आपको, थॉमस रो फर्स्ट पर्सन कौन था जो मुगल टाइम में इंडिया में आया जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एसेट्स गेन करवाए, तो दैट वाज थॉमस रो। तो ये आपको पता होना चाहिए था। पर जो स्टेटमेंट है ये किसका है, ये एबे जे डुओबिस है, मुझे तो नहीं पता था, बट दैट दिस इज हाउ इट इज, ये वाला था। अगेन दिस वाज अ वेरी टिपिकल वन, महाकाली पाठशाला। देखिए इसमें आप एट मैक्स क्या सोच सकते थे, मैडम बेलवेट्स की हमने कहाँ याद किया था, हमने याद किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये फाउंडर रही हैं। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी कौन से जोन में फंक्शन करती थी, एक तो अमेरिका में फंक्शन करती थी, दूसरा कौन सा, ये जो आरडीआर चेन्नई वाला रीजन है इंडिया का, यहाँ पे तो चांसेस कम है कि वो कलकत्ता में एक्टिव रही हो, तो ये हट गई। सरोजनी नायडू दो बंगाली थी, पर मोस्टली वो जो कर्नाटका एंड ये सदर्न इंडिया वाला पोर्शन था वहाँ ज़्यादा एक्टिव थी। प्लस हमने मोर ऑफ उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ा है, एजुकेशन के स्फेयर में जो उनका कंट्रीब्यूशन था कम पड़ा है, तो ये भी चांसेस कम है। अब सिस्टर निवेदिता तो रामकृष्ण मिशन की थी, अद्वैत वेदांता, और कलकत्ता वाले जोन में ही एक्टिव थी, एजुकेशन के फील्ड में भी काम किया था, तो इन दोनों में डाउट बचता है। तो अगर आपको अटेम्प्ट करना ही था एट मैक्स तो इन दोनों में से आप ब्लाइंड मार सकते थे। आंसर इज हर होलीनेस माता जी महारानी तपस्विनी, आई हैवंट हर्ड हर नेम एवर, बट ये है कि इसलिए अब जब इसके आप रिसर्च करेंगे इसके बारे में, क्योंकि आ चुका है, तो देखेंगे इन्होंने जो राइट विंग के स्कूल्स हैं, मतलब विदाउट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की जो इंडिया फोकस्ड एजुकेशन थी, इंडिक सिविलाइजेशन पे जो बेस्ड एजुकेशन थी, उस पर ज़्यादा फोकस करनी थी। प्लेग्स एंड पीपल्स, आई अगेन नेवर केम अक्रॉस दिस बुक, विलियम एच मैकनील इज द आंसर दो। मतलब इस तरीके का अगर टफ क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनते हैं तो जो बन रहे हैं एटलीस्ट उन पे फोकस करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन स्किप कर देने चाहिए। सौरभ चौधरी तो काफ़ी न्यूज़ में थे, शूटिंग 10 मीटर पिस्टल है शायद इनका इवेंट, यंग लड़के हैं तो इनको काफ़ी ट्रेन किया जा रहा है, एशियन गेम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था शायद। इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, इंडिफरेंस कर्व्स का बेसिक मतलब होता है कि सपोज आप दो क्वांटिटीज़ ले रहे हो और उसके इंटरनल अगर आप कौन सी चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और कौन सी चीज़ कम कंज्यूम करते हैं उस पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके टोटल सेटिस्फैक्शन पे। यूटिलिटी का बेसिक मतलब होता है कि सेटिस्फैक्शन। तो सपोज दो गुड्स हैं, सपोज एक है रजनीगंधा और सपोज सिगरेट ले रहे हैं आप, एक कर्व है उसमें सपोज आपने 5 यूनिट रजनीगंधा और 2 कैपिस्टन ली, सपोज 5 रजनीगंधा और 2 कैपिस्टन ली, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जॉय मिला। और कल को आपने 2 रजनीगंधा और 5 कैपिस्टन पी ली तो आपको अलग अमाउंट ऑफ जॉय मिला, सॉरी सेम अमाउंट ऑफ जॉय मिला, दो इंटरनल क्वांटिटी दोनों की चेंज कर ली तो अमाउंट ऑफ जॉय सेम रहा। अब मैं एक सेकंड लेवल ऑफ कर्व बनाऊं, उसमें क्या किया मैंने, सपोज मैंने आपको 5 घंटे एक्सरसाइज करवाई और 3 घंटे पढ़ाई की तो आपको एक अलग अमाउंट ऑफ जॉय मिला, और कल को आपने 3 घंटे एक्सरसाइज की और 5 घंटे पढ़ाई की तो भी आपको सेम अमाउंट ऑफ जॉय मिला, और ये वाला अमाउंट ऑफ जॉय इज लार्जर देन जो रजनीगंधा और कैपिस्टन पी के जॉय मिला था उससे। सो ये बेसिक इंडिफरेंस कर्व होते हैं, ये पहला इंडिफरेंस कर्व था, दूसरा इंडिफरेंस कर्व है। तो इंडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स, यस दे वर कन्वेक्स, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यस, टू इंडिफरेंस कर्व इट इज अदर, नो, तो 1 and 2 वुड बी द आंसर। आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व और डिफरेंट कर्व्स का बेसिक मतलब समझ आ रहा हो। एजम्पशन इज नॉट इन द लॉ ऑफ द डिमांड में कौन सा एजम्पशन नहीं है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट इज जो उसमें एक वो नहीं माना जाता। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या मतलब क्या होता है, सपोज आपके पड़ोसी आईएएस की तैयारी करने लग गया, या पड़ोसी आपका सीडीएस में सपोज की अच्छी वो रैंक आ गई, उसको आईएमए मिल गया, तो
आप भी उसको देख के इंस्पायर होकर वो चीज़ करने लगेंगे। तो कंज्यूमर यहाँ पे हम नहीं मानते कि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, आपके पड़ोसी ने सपोज चाय से कॉफ़ी में शिफ्ट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चाय से कॉफ़ी में शिफ्ट कर दें। तो दिस इज़ नॉट एन अजम्पशन दैट वी टेक। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन बचा हमारा? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन है। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रही है। मतलब आपने एक रसगुल्ला खाया तो आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ खुशी मिली, दूसरा खाया तो कुछ और मिली। तो ऐसे ऐसे आपने एक रसगुल्ला खाया, सपोज एक मिली, दूसरा खाया तो उसमें आपको 1.5 मिली, तो टोटल आपकी सेटिस्फैक्शन कितनी हो गई दूसरी खाने पे? 1.5। फिर तीसरा खाया तो उसमें 0.25 मिली, तो टोटल आपकी कितनी हो गई? 1.75। एंड सो तो एक टाइम आया जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली, उसके बाद जब आप खाने लगे तो एक्चुअली आपको दिक्कत होने लगी। जैसे आपने 10 रसगुल्ले खा लिए, 11वां खाएंगे तो क्या पता आपका हाजमा खराब हो जाए, पेट दर्द हो जाए एंड डिफरेंट थिंग्स। तो ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व ऐसा होता है कि एक टाइम पहली जो चीज़ खाएंगे, जब आपको बहुत भूख लगी है, आपका बहुत मन है मीठा खाने का, तो जो आपको पहली जो रसगुल्ला होगा सबसे ज़्यादा खुशी देगा। जैसे जैसे आप और रसगुल्ले खाते रहेंगे, अमाउंट ऑफ खुशी जो रसगुल्ला दे रहा होगा वो कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब रसगुल्ला आपने जैसे अगला रसगुल्ला खाया आपका पेट दर्द शुरू हो जाएगा। तो जो टोटल यूटिलिटी का पीक है और जो मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ पे जीरो हो रही है, वो दोनों कोइंसाइड कर रहे होते हैं। तो व्हेन टोटल यूटिलिटी, ये तो सही हो गया, सिमिलरली ये भी सही है, ये भी सही है। व्हेन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल एवरेज यूटिलिटी इक्वल, नो, मार्जिनल एंड इक्वल वुड नॉट बी इक्वल। क्यों? देखिए एवरेज जो होगा वो तो इसका कुछ और होगा ना, इक्वल तो नहीं होगा, तो डी वुड बी द आंसर। जॉइंट स्टॉक कंपनी, सिंपल क्वेश्चन, लीगल एग्जिस्टेंस हाँ होनी चाहिए। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का आई होप मतलब पता हो कि जैसे विजय माल्या है तो किंगफिशर उसकी कंपनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर किंगफिशर बैंकक्रप्ट हो गई लीगली विदाउट, मतलब उसने कोई उसमें गलत तरीके का इस्तेमाल ना किया हो, तो उसके आप ऐसा नहीं हो सकता कि उसके घर के आप घर के सामान बेच दें, उसके घर के सपोज जो उसके बर्तन थे वो बेच दें। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी का होता है अगर वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई तो जो भी कंपनी के एसेट थे वो बेचे जाएंगे, ना कि जो उसका ओनर था उसके। सो दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। डेमोक्रेटिक होती है हाँ, कलेक्टिव ओनरशिप होती है हाँ। तो ऑल आर करेक्ट, बेसिकली डी वुड बी द आंसर। सो आई होप ये वाला भी बन गया क्वेश्चन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है खेल, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, एस मीराबाई चानू एंड विराट कोहली। मीराबाई चानू किस लिए न्यूज़ में थी? वेट लिफ्टर है, बहुत फेमस इंडिया की। एक ऐसी सरिता देवी भी सेम जोन से एक वो आती है, क्या बोलते हैं, बॉक्सर, जो सेम जोन से एक बॉक्सर आती है एंड शी इज़ फेमस फॉर विनिंग मल्टीपल टाइम्स, लाइक जस्ट लाइक वन। आपको नाम भी पता होना चाहिए कि कौन सी बॉक्सर है जिनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है अभी रिसेंटली, उन्होंने 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। आई होप आपको उनका नाम पता हो। पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे, सीईओ सॉरी को फाउंडर थे बिल गेट्स के साथ। ओरेकल के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक टाइम था जब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी थी, इसका वैल्यूएशन, तो इसके बारे में। आईबीएम के बारे में भी आपको, इसका जो एक चेस गेम आता था वो आपको पता होना चाहिए, जिसने गैरी कैस्परोव को हराया था, उसका नाम। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा गेम था वो। पैक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम में 100th एयरपोर्ट बोला जा रहा है, तो इसलिए न्यूज़ में था काफ़ी। सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च की थी, ये तो बहुत फैक्चुअल चीज़ थी, आपको पता होनी चाहिए थी। केनिया के एक ऐप थी, उससे इंस्पायर हुई थी। बेसिक इसका पर्पस क्या था कि जैसे आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पे कोई वायलेशन हो रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सर शराब बांटी जा रही है आपके एरिया में, तो आप इसमें एनोनिमसली अपने जोन से कंप्लेन कर सकते थे, उसकी फोटो खींच के ये सब लिख के, फिर वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर के जितने भी ऑब्जर्वर है वो आके वहाँ छापा वापा मारेंगे। तो इस तरीके का था। आपको ये पता होना चाहिए अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा। तो ये आपको पता होना चाहिए था। यूनाइट इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर है। अगेन ये बहुत टफ क्वेश्चन रहते हैं ऐसे डेट वाले, क्योंकि देखिए अब मैं तो गूगल सर्च मार के आपको आंसर बता दूं, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो जो बहुत ही बार एग्जाम्स में आते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे एनवायरनमेंट डे, वेटलैंड्स डे, अर्थ डे, अर्थ आवर, इस तरीके के जो बार बार आते हैं वो पता होने चाहिए। ये मेरे को बाई चांस इसलिए पता था क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट ईयर एक डब्बा, इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी डब्बे उसके अंदर बने होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें बोला गया था 15 अक्टूबर इंडिया सेलिब्रेट करेगा एज फीमेल फार्मर्स डे इन इंडिया। तो बहुत सेलिब्रेशन हुई थी उसके लिए, और उसीलिए उसमें लिखा होता है कि जो ग्लोबली इस डे बनाया जाता है वो होता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। मे भी एग्जामिनर ने भी ये वहीं से उठाया था, बट अगेन इट वॉज अ टफ वन। प्रहार आपको पता होगी, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, टैक्टिकल काइंड ऑफ मिसाइल है। इंडिया का मेन बैटल टैंक आपको पता होना चाहिए कौन सा है? T-90 अर्जुन। एयरक्राफ्ट कैरियर जितने भी हैं, विक्रांत,
विराट बन रहा है, ये जितने भी थे इनके बारे में पता होना चाहिए। सबमरीन, इंडिया की पहली सबमरीन आपको पता होनी चाहिए। आईएनएस चक्रा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एसएसबीएन और एसएसएन क्या होती है, अरिहंत के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और जो नई बन रही है अरिघट, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आई मीन। पुलित्जर प्राइज क्या होता है, बेसिकली यूएस में मिलता है। ये लिटरेचर के फील्ड में आप देने लग गए हैं और थोड़ा म्यूजिक के फील्ड में भी देने लगे। ओरिजिनली जर्नलिज्म के लिए दिया जाता था। तो अरुंधति रॉय की आपको बुक्स पता होनी चाहिए। एक तो क्या क्या थी, जो मोस्ट रिसेंट बुक है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस उनकी। उसके अलावा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। विजय शेषाद्री को रिसेंटली मिला गया था पुलित्जर प्राइज। उनकी एक पोएट्री का कलेक्शन है 3 सेक्शंस, उसके लिए। जुम्पा लहरी को किस लिए, एक उनकी बुक थी इंटरप्रेटर ऑफ मालेडीज, उसके लिए दिया गया था। लोलैंड्स भी उनकी एक बुक है, काफ़ी फेमस रही है इसलिए। लेकिन जो आंसर है इसका वो है गोविंद बिहारी लाल। ये एक गदर रिवॉल्यूशन जब इंडिया में हुआ था 1915 वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, उस समय एक मेजर रिवॉल्यूशनरी थे लाला हरदयाल के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने कनाडा यूएस यहाँ पे वाले एरिया में काफ़ी काम किया था गदर पार्टी के लिए। उनके रिलेटिव भी थे। तो इन्होंने न्यूज़पेपर जर्नलिज्म के फील्ड में इन्हें फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें पुलित्जर दिया गया था। सो आई होप दिस वाज अगेन अ टफ वन। आई डोंट थिंक अगर आप इसे मिस करते हैं तो इट वुड हैम्पर योर चांसेस। इंटर स्टेट काउंसिल पे क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। सरकारिया कमीशन थी, क्यों? पुंछी कमीशन तो 2008 की है। राजमन्नर कमेटी तो 1950-60 उस टाइम की है। मुंगेरी लाल का तो मैंने कभी नाम नहीं सुना था। तो सरकारिया इज द आंसर। ये वैसे पता होना चाहिए था बहुत। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, अगर है तो आर्टिकल नंबर क्या है, इसको चेयर कौन करता है, कितने टाइम में मीट करनी चाहिए। तो इस तरीके की इशू आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। इमरजेंसी के बारे में पूछा गया, इमरजेंसी का आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। तो 2021 के अलावा बाकी हो जाएंगे। 20 किससे, ऑफेंसेस के लिए आपको जो पनिश किया था उससे रिलेटेड है। 21 लाइफ लिबर्टी वाला आर्टिकल है। तो ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, करना चाहिए था आपको सही। ये मेरे हिसाब से थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। प्रोहिबिशन और सर्शियोरी में एक्सक्यूज मी, प्रोहिबिशन और सर्शियोरी में मेरे को डाउट है। देखिए दोनों का एक तरीके से पर्पस तो सेम ही होता है, बस सर्शियो सॉरी सर्शियोरी में एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है कि कोर्ट उसे अपने पास भी केस ले लेता है, हायर कोर्ट, फिर उस पर एक्शन लेता है। प्रोहिबिशन में बस वो स्क्वैश डाउन करता है लोअर ऑर्डर। तो अगर एग्जामिनर ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया तो प्रोहिबिशन वुड बी द आंसर। मैंडेमस का मतलब होता है इसमें कोर्ट कमांड करता है किसी बॉडी को कि वो अपना काम नहीं कर रही है तो वो अपना काम करे। क्वो वारंट होता है, इसमें कोर्ट पूछता है कि कोई पब्लिक ऑफिस को किस नाते उस पर काबिज है अभी भी। मतलब अगर सपोज आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं और आप पे क्वालिफिकेशन नहीं है तो कोर्ट आपसे पूछ सकता है बाई व्हाट अथॉरिटी और क्वो वारंटो। अगेन बेसिक आर्टिकल 32 की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए थी। ये तो सिंपल है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी और उससे रिलेटेड वाला क्वेश्चन था, बन जाना चाहिए था आपसे। पावर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दिस अगेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। आई थिंक इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करता क्योंकि थोड़ा डाउटफुल है मेरे हिसाब से। फॉल विद इन, देखिए पहला तो इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ, ये तो सही है बेसिक स्ट्रक्चर। अब तो 1 के क्या क्या ऑप्शन बचे, ये 3 ऑप्शन बचे। आई होप आई एम गोइंग करेक्ट। नॉट तो नहीं पूछा ना, करेक्ट ही पूछा है। तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता था। तो इट कैन बी एक्साइड। अब फॉल्स विद इन द कंस्टिट्यूएंट पावर, नो इट डज नॉट फॉल विद इन द कंस्टिट्यूएंट पावर। कंस्टिट्यूएंट पावर तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करने के लिए, तो ये कट गया। अब सॉरी ए कट गया। अब बी और सी में से कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं मारना ही होता तो आई वुड हैव गॉन विद बी, बट ये भी पॉसिबिलिटी कैन बी एक्सप्लोर्ड कि अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर नया हो सकता है। तो अगेन दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट, इस पर डिस्कशन की पॉसिबिलिटी है। बट अगेन आपको मारना ही है तो सी को मार सकते थे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, डॉक्टर अंबेडकर। ज्योतिबा फूले का क्या था, सत्यशोधक समाज। उनकी बुक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्या बुक थी, परियार सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ईवी रामास्वामी नाइकर इनका ओरिजिनल नाम था। एम के करुणा जो मोर मॉडर्न टाइम्स के लीडर हैं, डीएमके इस तरीके की पार्टी से रिलेटेड है। सो आई डोंट थिंक इस वाले में कुछ इशू रहा है हमारा। अब आ जाते हैं हेनरी टू कोलेब्रुक। देखिए टफ क्वेश्चन था, संस्कृत के वो थे। आई डोंट थिंक मतलब बन पाता एग्जाम में मुझसे, तो आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन। संस्कृत। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा में था और वेलेस्ली ने इसको फाउंड किया था सिविल सर्विस सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। श्रीरामपुर मिशन मोर एजुकेशन के फील्ड में काम करता था, पर वीमेन एजुकेशन में स्पेशली इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी।
मिशनरीज रन करते थे इसे। काशी विद्यापीठ तो शायद मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, इनका रोल ज़्यादा रहा था। तो एशियाटिक सोसाइटी दो थी, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और एक एशियाटिक सोसाइटी लंदन में भी थी। तो एक्चुअली ये लंदन वाले में इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था। एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर आपको पता होना चाहिए, उसमें आपको किसके पीरियड में फाउंड हुआ था ये भी पता होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए थी। वैसे डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट था, तो ये आपको देखिए क्या नहीं हो सकता था इसमें, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग सोशल एंड रिलीजियस ओकेजन, ऐसा तो शायद ही पॉसिबल हो कि ब्रिटिशर्स इस चीज़ के लिए दे रहे हो और इसे रिलीफ नाम दे, तो ये चांसेस कम है। लीगल एड तो वो ब्रिटिश कभी देते ही नहीं थे। क्यों? इसके लिए तो अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए कि और ब्रिटिश लीगल एड किसी एक्ट के थ्रू दे, ये तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं। सेल ऑफ आउटसाइडर और बचा लैंड टू द डिस्पोजेस्ड पीजेंट, इन दोनों में से एक हो सकता था, तो वो आपके ऊपर था आप कौन सा मारते इनमें से अगर आपको नहीं पता था तो सॉरी, आई वुड हैव गॉन विथ रिस्टोर लैंड्स टू द डिस्पोजेस्ड पीजेंट्स, क्योंकि सेल की बात तो बाद में होगी, रिलीफ तो वो होगा ना जब उनको वापस वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, रिलीफ थोड़ी हुआ रिस्ट्रिक्ट करने से। तो मैं इस तरीके का सोचता कुछ, अगेन इट वाज नॉट अ लॉजिक, इट वुड हैव बीन अ तुक्का। तो ए और सी में तुक्का माना होता तो ए और ए ही शायद आंसर भी है। डंका शाह तो शायद आपको पता होना चाहिए था, मौलवी अहमद उल्ला शाह फैज़ापुर वाला जो रीजन था, फैज़ाबाद वाला, वहाँ पे काफ़ी एक्टिव थे। नाना साहिब कानपुर मैसाकर, ये सब आपको पता होना चाहिए था। शाहमल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कौन से जोन में यूपी में ये एक्टिव थे, इनका क्या रोल था, इंपॉर्टेंट पर्सन है। तांतिया टोपे, रानी झांसी बाई का क्या रोल था, तांतिया टोपे के बारे में इस तरीके के कौन थे तांतिया टोपे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है, दामिने को वॉज, ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था, संथाल्स आंसर है। राजमहल हिल जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, वहाँ सॉरी झारखंड का जो एरिया है वहाँ पे उस समय बंगाल में आता था, वहाँ पे संथाल्स थे। कानू सिद्धू, ये आपने नाम सुने होंगे, तो इनको रिसेटल किया गया था, तो दामिनेन को इसलिए। मुंडास का आपको पता होना चाहिए कि किसने लीड किया था मूवमेंट, किस जोन में था, बिरसा मुंडा के बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि द ओनली पर्सन टू हैव अ इमेज इन पार्लियामेंट, अ ट्राइबल लीडर हु हैज एन इमेज इन पार्लियामेंट इज बिरसा मुंडा। ओरियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से इनके रिवोल्ट का पर्टिकुलर एक नाम था, वो रिवोल्ट का नाम क्या था। सावराज, आई डोंट थिंक दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। समरी सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1856, अगर आपने शेखर बंदोपाध्याय पढ़ी है, विच इज़ हाईली अनलाइकली आपने पढ़ी हो, तो ओनली देन यू वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व, बट बाकी आप ऑप्शंस के थ्रू कुछ फिट कर सकते थे। सो अवध के तालुकदार थे, तो उससे रिलेटेड था। अवध का आपको पता होगा, अवध को जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था, वहाँ के राजा कौन थे, अब नवाब, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। वाजिद अली शाह को कैसे हटाया गया, एंड एक शतरंज के खिलाड़ी मूवी है सत्यजीत रे के लिए, जो बहुत फेमस थी, इसी थीम के अराउंड बिल्ट है। तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे या तालुकदार थे, ब्रिटिशर्स ने उनको डिस्पोजेस कर दिया उनके लैंड से, और कहा कि आप लोग ने तो यहाँ पे मतलब आपका कोई अधिकार नियम, यू हैव नो मॉरल राइट टू रूल टू कंट्रोल दिस लैंड, ये तो फार्मर्स का, तो उनको डिस्पोजेस कर दिया गया उनके लैंड से। तो इसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एंड इवेंचुअली रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, फिर ब्रिटिशर्स ने उन्हें वापस उनके उस पर रिस्थापित कर दिया था। तो इस तरीके से ताल्लुकदार्स वाला ऑप्शन था। अगेन मेरे हिसाब से टफ क्वेश्चन था, अगेन आपने छोड़ा भी होता तो। इस पेज में मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चंस वर टफ। लिमिटेशन लॉ पे क्वेश्चन था कि लिमिटेशन लॉ का बेसिक आपको मतलब पता होना चाहिए था। ये आपको, मुझे तो इसलिए करंट अफेयर्स में था, इस यहाँ से मुझे थोड़ा लिमिटेशन लॉ का बेसिक मतलब पता था। लिमिटेशन लॉ का मी टू मूवमेंट आपने सुना होगा, उसमें क्या चल रहा है बेसिकली, मी टू मूवमेंट में ये क्रिटिसिज्म उसका ये है कि जब क्राइम बहुत पहले हुआ तो आप उसको इतने टाइम बाद रजिस्टर क्यों कर रहे हो। तो लिमिटेशन लॉ कहता है, सपोज आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में आपने आज हैरेस किया किसी वुमेन को, सपोज, आई होप यू डू नॉट डू इट, बट अगर आपने अभी किया तो सपोज 90 डेज़ का पीरियड है, आई एम नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट पीरियड, और उतने टाइम के अंदर अगर आपने उस केस को रजिस्टर कर दिया देन इट इज़ गुड। अगर उसके बाद आप रजिस्टर करते हैं तो क्रिमिनल एक्शन नहीं हो सकता। सो ये जो एक पर्टिकुलर टाइम जोन में चीज़ को फिक्स किया जाता है, तो दैट इज़ दैट। वुड हैव नॉट हैव एनी, अब ऐसे एनी वाले वर्ड दिखे, ओनली वर्ड दिखे, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए ओनली, पर ये लॉजिक हमेशा वर्क नहीं करता। ऐसी पर्टिकुलर ईयर आपको दिख जाए तो वो भी सतेज हो जाना चाहिए, तो इसमें तो सारे कोई चीज़ फिट बैठ नहीं रही थी। लोन बॉन्ड्स वुड नॉट हैव एनी लीगल वैलिडिटी, मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए था।
पर इन तीनों में मैं फिर कुछ भी एलिमिनेट, ओनली अगर मैं इसको भी एलिमिनेट कर देता तो इन दोनों में से कुछ मारता, बट इतना मैं लॉजिक नहीं देता क्योंकि ये ब्लाइंड गेसिंग हो जाती। सो आंसर अच्छा ही हुआ आपने अटेम्प्ट नहीं किया, इट वुड हैव इज बी एक्चुअली। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। सो आई थिंक वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस। आई होप देयर इज नन लेफ्ट। अगर कुछ बचा था तो नो नथिंग इज लेफ्ट आई थिंक। सो ऐसा है। आई होप आपने वीडियो देखा हो। देखिए इसमें एट मैक्स 120 क्वेश्चन में तो 2 या 3 क्वेश्चन में डाउट होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। हो सकता है क्योंकि मैंने एक सीक्वेंस में वीडियो रिकॉर्ड किया तो गलती से 1-2 क्वेश्चन में मैं कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया और थोड़ा इधर उधर हो गया, तो कमेंट में आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा। आई वुड लुक इनटू इट, एंड अगर कोई चेंज होगा सॉल्यूशन में तो आई वुड डेफिनेटली कमेंट ओवर देयर। सो आपको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आंसर तो उनके लिए इंपॉर्टेंट जिन्होंने इस बार अटेम्प्ट दिया था, पर जो चाहते हैं, जिनका अगर आपका स्कोर लो भी आ रहा है सपोज, तो आप डिसहार्टन ना हो। आपको ये अप्रोच सीखनी है बेसिकली एमसीक्यू अटेम्प्ट के। देखिए एक तरीका तो है कि गूगल सर्च करके मैं आंसर दे दूंगा और आप सोच लें कि ये आंसर है, पर उससे आपको वो स्किल नहीं आएगी। बार बार आपको इस एग्ज़ाम के जो चक्रव्यूह है इसमें हमेशा फंसे रह जाएंगे। अगला एग्ज़ाम। असली अच्छी चीज़ ये होगी कि आप इस चक्रव्यूह से तुरंत बाहर निकलें, एग्ज़ाम क्रैक करें एक बार में और बाहर निकलें। सो इस तरीके की स्किल्स में आपको ट्रांसफ़र करने की कोशिश, मेरे पूरी जहद यही रहेगी कि ये क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर आ सके एमसीक्यू विद लिमिटेड नॉलेज। और अगेन ये तुक्केबाजी नहीं है, इट इज़ यूजिंग लॉजिक एंड एग्जामिनर किस तरीके से ट्रैप सेट करता है। विथ माई लिमिटेड एक्सपीरियंस आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर विथ यू दैट। सो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो सीरीज़। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं, आई वुड लुक इनटू इट। सो दैट्स ऑल इट। और हाँ, कट ऑफ्स की यार देखो, कट ऑफ स्पेकुलेट करना तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। यू शुड क्योंकि हर 6 महीने में तो एग्ज़ाम होना ही है, प्लस CAPF का भी होगा और पोस्ट ग्राड, ये सब डिफरेंट एग्जाम्स वुड बी हैपनिंग। सो यू शुड नॉट वेस्ट टाइम इन दैट थिंग्स। बट अगर फिर भी आपको एक जोन चाहिए तो आई थिंक IMA के लिए कट ऑफ वुड बी अराउंड 1। दिस इज अगेन ऑफ टोटल लाइक ऑल द 300 मार्क्स, 125 to 130। 130 प्लस वुड बी अ वेरी सेफ स्कोर। FCAT के सॉरी द AFA के लिए आई थिंक इट वुड बी अराउंड 135 एंड OT अराउंड 95 to 100 आई थिंक। विमेन एंट्री के लिए आप यू कैन अरेंज फॉर योर सेल्फ। सो दिस इज़ कट ऑफ फ्रॉम माई सेट। और इस पेपर में अगर आप GS के पेपर में अराउंड आप 45% स्कोर कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। सो दैट्स ऑल फोक्स, थैंक यू गाइस।